हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चैतन्य सत्यार्थ। आई एम करंटली ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट IMSBHU। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें कल हम लोगों ने बेसिकली बात की थी कि जेनेटिक मटेरियल की खोज कैसे हुई, उसका नेचर कैसे पता चला और कौन से एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू फाइनली डिड्यूस हुआ कि जेनेटिक मटेरियल एक न्यूक्लिक एसिड है और पर्टिकुलरली DNA है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन ऑफ द DNA को। आज हम स्टार्ट करने वाले ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो है बेसिकली क्या होता है, जब mRNA से प्रोटीन बन रहा है उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन के बारे में और ह्यूमन जीनोम एक्सपेरिमेंट के बारे में, ह्यूमन जीनोम को कैसे सीक्वेंस किया गया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। क्या है कि अमाइनो एसिड का पॉलीमर बनाना है पॉलीपेप्टाइड के लिए, और सीक्वेंस क्या होगा अमाइनो एसिड का, वो कौन डिफाइन करेगा, mRNA में बेस का सीक्वेंस। ठीक है, यानी कि mRNA जैसा कह रहा है उस तरह का प्रोटीन हम बनाएंगे, उस सीक्वेंस में अमाइनो एसिड्स को अरेंज करते जाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है, बेसिकली हमारे नॉर्मल भाषा में एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलते हैं, उसी तरह से ये जो हमारा ट्रांसलेशन है उसमें क्या कर रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड की भाषा है mRNA, न्यूक्लिक एसिड की भाषा है, उसको हम लोग किस में कर रहे हैं, अमाइनो एसिड की भाषा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये इसलिए इसका नाम ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो अब कैसे होता है ये देखते हैं। द अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड बाय ए बॉन्ड, जिसको क्या कहा जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको क्या कहा जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी, देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमाइनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ। सबसे पहला फेज में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, हमारे नीट में 2020 में ये आया था। द फर्स्ट फेज में क्या होता है, अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन। सबसे फर्स्ट फेज ये होता है, इनिशिएशन से भी पहले 4 फेज होती है बेसिकली इसका। सबसे पहले अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन, उसके बाद इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, वो 3 तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे सबसे फर्स्ट फेज क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। ठीक है, देन अमाइनो एसिड एक्टिवेट होता है, कैसे एक्टिवेट होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ATP एंड लिंक टू देयर कॉन्ग्रेनेट tRNA, एक प्रोसेस जिसको क्या कहा जाता है, चार्जिंग ऑफ tRNA और अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। मतलब बेसिकली फर्स्ट फेज में क्या होता है कि ये जो tRNA है इस पे आके, जैसे इस पे सीरीन या फिर इस पे टायरोसिन आके जुड़ गया, इस फेज को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन ऑफ द अमाइनो एसिड या फिर चार्जिंग ऑफ द tRNA। ठीक है, नेक्स्ट, इफ टू सच चार्ज tRNA आर ब्रॉट क्लोज इनफ, अगर ऐसे 2 चार्ज tRNA को अगर हम पास में लाएंगे तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि उससे एनर्जी रिलीज होगी, उससे एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी, एनर्जी कम होगी, मॉलिक्यूल की चार्ज जो हो गया उसकी एनर्जी बढ़ गई है, स्टेबिलिटी घट गया है। लेकिन अगर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो उसमें एनर्जी यूज हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट वुड एनहांस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग द प्रोटीन्स इज द राइबोसोम। यानी कि कहां पे होता है प्रोटीन का सिंथेसिस, राइबोसोम में। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल RNA एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। ठीक है, जो हमारा राइबोसोम होता है उसमें कितने प्रोटीन होती है, 80 डिफरेंट प्रोटीन होते हैं, ये डेटा याद रखना है। इन इट्स इनएक्टिव स्टेट इट एग्जिस्ट एज 2 सब यूनिट। पता ही है कि इसका 2 सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। जैसे कि 2 टाइप के हमारे पास राइबोसोम होते हैं, 70S और 80S। ठीक है, 70S में क्या होता है, एक 50S वाली सब यूनिट होती है बड़ी वाली, और एक 30S वाली छोटी यूनिट। और इसमें क्या होता है, एक 60S की बड़ी यूनिट होती है, एक 40S की। एस क्या है, इसके साइज का मेजरमेंट के लिए स्वेडबर्ग यूनिट होता है, ऐसा यूनिट है राइबोसोम का साइज मेजर करने के लिए। ठीक है, ए लार्ज सब यूनिट एंड अ स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, when the small subunit encounters an mRNA, अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल सबयूनिट जो है ना, देखो यहाँ फोटो से भी देख सकते हो कि स्मॉल सबयूनिट जो है वो mRNA पे अटैच होता है, उसके बाद उस पे लार्ज सबयूनिट अटैच होता है, उसके बाद ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, when the small subunit encounters the mRNA, process of translation of mRNA to proteins begins। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल सबयूनिट आता है या फिर लार्ज सबयूनिट कब स्टार्ट होता है। ठीक है, देयर आर 2 साइट्स इन द लार्ज सबयूनिट। अब देखो लार्ज सबयूनिट कौन सा है, 2 साइट है। तो जो हमारा क्या है कि इसमें ना हमारे पास बेसिकली 3 साइट्स होते हैं। ठीक है, एक ये होता है A साइट, एक होता है हमारे पास ये A साइट, एक ये होता है P साइट, और ये यहाँ पे होता है E साइट। तो A साइट पे पहला अमाइनो एसिड आता है, P साइट पे दूसरा अमाइनो एसिड आता है, और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और E साइट यानी कि एग्जिट साइट, जहाँ से क्या होता है कि tRNA में अमाइनो एसिड डोनेट करने के बाद एग्जिट करता है। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट चीज क्या है, there are 2 sites in the large subunit for subsequent amino acid to bind and thus
to be close enough to each other for the formation of peptide bond. The ribosome also acts as a catalyst. राइबोसोम में जो 23S RNA होता है बैक्टीरिया में और 28S RNA जो होता है वो यूकारियोट्स में, वो क्या करता है, कैटलिस्ट का काम करता है. बेसिकली क्या होता है कि राइबोसोम जो है 5S 16S 23S इनसे डिफरेंट डिफरेंट RNA से बना होता है ना. बेसिकली राइबोसोम किससे बना होता है, RNA प्लस प्रोटीन से बना होता है. और ये कौन कौन से RNA होते हैं, 5S 16S 18S 23S 28S ये सब मिलकर बनाते हैं. ठीक है, तो इसमें जो 23S वाला RNA जो बैक्टीरिया में पाया जाता है और 28S वाला जो पाया जाता है यूकारियोट्स में, वो क्या होता है, मेनली कैटलिस्ट का काम करता है और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करता है. A translational unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked between the start codon and the stop codon and codes for a polypeptide. ट्रांसलेशनल यूनिट क्या होता है, जिसका ट्रांसलेशन हो वो कौन सा होता है, AUG से शुरू होगा और स्टॉप कोडन जहाँ पे UAG UGA या फिर UAA. ठीक है, ये तीन जहाँ पे होगा, ये जहाँ पे होगा वहां पे शुरू होगा. ठीक है, बेसिकली स्टॉप होगा वहां पे. ये अगर ये तीन मिल गए वहां पे स्टॉप, और कहीं पे AUG से मेथियोनिन से शुरू होगा. ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है. ठीक है, उसके अलावा mRNA में कुछ एडिशनल रीजन होते हैं. mRNA में क्या होता है, एडिशनल सीक्वेंस होता है जो कि ट्रांसलेट नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है, UTR अनट्रांसलेटेड रीजन. UTR जो है 5' के पहले और 3' के बाद दोनों तरफ से होता है. दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस. ठीक है, उसका काम क्या होता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस को एफिशिएंट बनाना. अब कैसे बनाते हैं एफिशिएंट, एनसीईआरटी में नहीं दिया. फॉर इनिशिएशन राइबोसोम बाइंड्स टू mRNA एट द स्टार्ट कोडन. इनिशिएशन के लिए क्या होता है, राइबोसोम बाइंड किया, अभी हम जस्ट पढ़ेंगे राइबोसोम जब बाइंड करेगा स्मॉल यूनिट तभी स्टार्ट होगा. सबसे पहले बाइंड करेगा, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय द इनिशिएटर tRNA. एक इनिशिएटर tRNA होता है, वो AUG जो स्टार्ट वाला होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है. The ribosome proceeds to the elongation phase of protein synthesis. During this stage, complexes of amino acid linked to the tRNA subsequently bind to appropriate codon in the mRNA, forming complementary base pairs with the tRNA. मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अब जैसे जैसे यहाँ पे कोड ये धीरे धीरे इधर से अटैच हुआ, इधर की तरफ आगे बढ़ते गया. अब जब जैसे यहाँ पे AUU है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में UAA ये वाला अमाइनो एसिड को लिए हुए tRNA आएगा, इससे जुड़ेगा, फिर ये और थोड़ा मूव करेगा. ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पोर्शन यहाँ पे चला जाएगा, और फिर इन दोनों वैलिन और एस्पारजिन के बीच में बॉन्ड बन जाएगी. ठीक है, इसी बात को कहा जा रहा है. फिर राइबोसोम जो है कोडन टू कोडन मूव करेगा mRNA पे और पॉलीपेप्टाइड का चेन बनते जाएगा. एट द एंड क्या होगा, रिलीज फैक्टर बाइंड करेगा, किससे, स्टॉप कोडन से. स्टॉप कोडन से कौन बाइंड करेगा, रिलीज फैक्टर, और ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक, और पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगा और प्रोटीन का जो भी होगा वो बॉडी में मेटाबोलाइज होने के लिए चली जाएगी, या फिर अगर स्ट्रक्चरल प्रोटीन होगी तो जहां पे उसका स्ट्रक्चर का जरूरत है वो वहां पे चला जाएगा. नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन. जीन का जो एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट किया जाता है. नहीं तो क्या होगा कि कोई भी सब्सटेंस ज्यादा अमाउंट में या कम अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगेगा, उसका एडिक्वेट अमाउंट है, उसके लिए उसके प्रोडक्शन को रेगुलेट किया जाता है. ठीक है, कंसिडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स. कहां पे, यूकैरियोट में 4 जगह पे होता है. पहला ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कि डीएनए से जो है mRNA ही ना बने. दूसरा प्रोसेसिंग लेवल पे, यानी कि जो इंट्रॉन एक्सॉन है वो ही ना हटे, तो एकदम बेकार सा नॉन फंक्शनल वो प्रोटीन बनाएगा जिसका कोई काम नहीं होगा. तीसरा, जब mRNA जब बन गया, मैच्योर हो गया, उसके न्यूक्लियस से जो है वो सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा ना, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ये काम होता है. साइटोप्लाज्म में क्या काम होता है, जो हमारा ट्रांसलेशन का काम होता है साइटोप्लाज्म में होता है. ट्रांसलेशन जो ट्रांसपोर्ट होगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, वहां पे भी रेगुलेट हो सकता है. और चौथा ट्रांसलेशन, तो 4 जगह पे यूकैरियोट में होता है रेगुलेशन. ठीक है, द जीन्स in the cell are expressed to perform a particular function or a set of function. The genes in the cell are expressed to perform particular function या फिर set of function. For example, एक एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज. क्या एंजाइम होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज. इसमें होता है ई कोलाई में. इसका काम क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है. ठीक है, अब ये क्या होता है कि दिस बैक्टीरिया यूज देम टू एज सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, हेंस इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी सोर्स, दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम. देयरफॉर इन सिंपल टर्म्स, इट इज द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन दैट रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स. समझ गए, मतलब कि अगर उसके एनवायरमेंट में लैक्टोज नहीं है तो उसको ये एंजाइम बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है, तो वो एंजाइम नहीं बनाएगा. ठीक,
द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रायो into adult organism are also result of coordinated regulation of expression of several set of genes. समझे? यानी कि जो एम्ब्रायो से जो कोई भी बॉडी बनता है, एडल्ट बनता है, उसमें भी जो जीन्स का एक्सप्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखो एक जीन है SRY जीन, वो क्या करता है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर नाम का प्रोटीन रिलीज करता है, जिसके कारण टेस्टिस नीचे आता है, डिसेंट ऑफ टेस्टिस होता है 9th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, 7th मंथ तक ऑलमोस्ट हो जाता है, 7th to 9th मंथ में। तो क्या होता है कि बेसिकली जो भी चीज हमारे बॉडी में हो रही है, हर चीज जीन से रेगुलेट हो रही है, तो उस जीन का कब एक्सप्रेशन होगा कब नहीं होगा वो डिपेंड करता है। जैसे कि अभी दाढ़ी मूछ निकलने का जीन, वो भी तो कोई जीन से होता है, वो सेल तो पहले से ही होगा ना हमारे सेल बॉडी में, लेकिन उसका जीन जब एक्सप्रेस होता है एडोलसेंट एज में, तब हमारी दाढ़ी मूछ निकलना शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन प्रोकार्योट्स द कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज प्रीडोमिनेंट साइट फॉर द जीन एक्सप्रेशन। हम लोग कल क्या पढ़े थे कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे प्रोकार्योट सेल है, उसमें कोई न्यूक्लियस तो है नहीं, न्यूक्लियर रीजन है, सेम यहाँ पे ये ऐसे करके एमआरएनए बनना शुरू हुआ है, इधर बन ही रहा है, इधर जो है इस पे ट्रांसलेशन शुरू हो गया है। तो इसमें क्या है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन जो नहीं है, इसके कारण जो मेन साइट जिसपे हम जीन को कंट्रोल कर सकते हैं वो क्या है कि इसका एमआरएनए ही ना बने, मेन वहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। In a transcription unit, the activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory protein which affect the ability to recognize start site. बेसिकली क्या होता है कि अब हम लोग यहाँ पे कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, और ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या चाहिए, एक प्रोमोटर साइट चाहिए, ठीक, और टर्मिनेटर साइट चाहिए। तो उसके कारण क्या होता है कि जब भी मतलब क्या बोला था ना, हाँ, जब प्रोमोटर साइट होती है, प्रोमोटर साइट पे अगर कोई चीज बाइंड करेगा तभी वो चीज रेगुलेट होगी, ठीक है, वो एक्सप्रेस करेगी। तो इसके लिए क्या होता है कि प्रोमोटर साइट के आसपास में कुछ दूसरे रीजन्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोमोटर साइट की एबिलिटी टू बाइंड टू द इनिशिएशन फैक्टर। तो अगर उनके अगल बगल के जो एरियाज है वो अगर ब्लॉक होगा, अपना ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा। सो बेसिकली जो मेन होता है हमारा प्रोकैरियोट्स में, वो सबसे पहला क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेट होता है। उसके लिए क्या है, हमारे पास प्रोमोटर साइट है, और प्रोमोटर साइट की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए उसके बगल में एक्स्ट्रा साइट्स होती है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सेसरी साइट। तो जो एक्सेसरी साइट है ना, वो मेन काम करती है रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन इन द प्रोकैरियोट्स। ठीक है, समझ गए इस बात को। नेक्स्ट, दीज रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। पॉजिटिवली करेगा तो एक्टिवेट कर देगा, नेगेटिवली करेगा रिप्रेस कर देगा। The accessibility of a promoter region of a prokaryotic DNA in many cases is regulated by the interaction of proteins with the sequences termed as operators. ठीक है, यानी और जो एक्सेसरी साइट का भी हम बात किए हैं, जो कि या तो प्रोमोट करेगा या फिर रिप्रेस करेगा या एक्टिवेट करेगा, उस साइट्स को क्या बोला जाता है, जनरली ऑपरेटर्स। The operator region is adjacent to the promoter elements in most operons, and in most cases the sequences of the operator bind to a repressor protein. Each operand has its specific operator और specific repressor, यानी कि हर ऑपरेंड को क्या होता है, एक स्पेसिफिक होता है उसका ऑपरेटर और रिप्रेसर। ये नहीं कि कोई भी आके उसको इंड्यूस कर दे प्रोटीन बनाने के लिए, या कोई भी उसको आके रोक दे, इसके स्पेसिफिक हैं। जैसे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज के जीन के लिए लैक्टोज इंपॉर्टेंट है, अगर लैक्टोज नहीं रहेगा मीडियम में तो वो जीन एक्टिवेट नहीं होगा, और जीन एक्टिवेट नहीं होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसाइज नहीं होगा और बाकी कुछ बनेगा भी नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल द लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट only in the lac operand and its interactions specifically with the lac repressor only. ठीक, नेक्स्ट चीज हम क्या पढ़ रहे हैं, lac operand के बारे में। The elucidation of the lac operand was a result of close association between the scientists। कौन lac operand कौन दिया था, जैकब एंड मोनाड। ठीक है, they were the first to elucidate a transcriptionally regulated system। सबसे पहले उन्होंने बताया था। ठीक है, in the lac operand, जहाँ पे lac का मतलब होता है लैक्टोज, a polycystonic structural gene is regulated by a common promoter and a regulatory gene। ठीक है, यानी पॉलीसिस्टोनिक जीन क्या होता है, जिस एक जीन मतलब सिस्ट्रॉन क्या होता है, पहले ये बताओ, कल बताया था। सिस्ट्रॉन होता है जो कि एक पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस करे, ठीक है, वो हो गया एक सिस्ट्रॉन। अब किसी जीन में एक साथ एक ही पॉलीसेकेराइड सिक्रीट हो रहा है, तो हो गया मोनोसिस्टोनिक जीन। लेकिन कुछ ऐसा है जीन जिसमें 3-4 पॉलीसेकेराइड के सीक्वेंस है, सिंथेसाइज करने के लिए उनका स्टार्ट एक ही साथ होता है, उसको बोला जाता है पॉलीसिस्टोनिक जीन। और बेसिकली जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें पॉलीसिस्टोनिक जीन ही मेजॉरिटी में पाया जाता है। ठीक है, Such arrangement is very common in bacteria and is referred to as operon। तो ऐसा जो पॉलीसिस्टोनिक जीन होता है उसको क्या बोलता है, ओपरॉन। नेम such few: tryptophan operon, arabinose operon, histidine operon, valine operon, lac operon। ठीक है, lac operon consists of one regulatory gene। एक ही रेगुलेटरी जीन होता है, कौन सा, आई जीन। ठीक,
यहाँ पे टर्म आई डज नॉट रेफर टू द इंड्यूसर, रादर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर। इसका रेगुलेटरी जीन का क्या नाम आता है? आई जीन, जो कि उसको रोक के रखता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के सिंथेसिस से। और वहां पे 3 स्ट्रक्चरल जीन होता है, कौन कौन सा? जेड, वाई और ए। आई जीन कोड करता है रिप्रेसर के लिए, ठीक है, इसको बेसिकली हम समझा देते हैं। और जेड जीन, अब देखो 3 जो स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या करता है? जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज को सिंथेसिस करेगा, जो कि जिसका काम क्या है? लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करना। वाई जीन जो है कोड करता है परमिएज का, परमिएज क्या करेगा? पोर बना देगा बैक्टीरिया के सेल वाल में, जिससे कि लैक्टोज अंदर आ सके, ठीक है। और तीसरा एक ए जीन है, ए जीन क्या होता है? ट्रांस एसिटाइलेज का वो करता है सिंथेसिस। नेक्स्ट एक हमारे पास यहाँ पे आई जीन है, आई जीन क्या करता है? रिप्रेसर बनाता है, ठीक है, रिप्रेसर बनाता है, ये हमेशा एक्टिव रहता है। जो जीन हमेशा एक्टिव रहता है उसको क्या बोलते हैं? हाउसकीपिंग जीन, ठीक है। Hence, all the 3 gene projects in the lac operon are required for the metabolism of lactose। अब लैक्टोज के लिए तीनों जीन का जरूरत पड़ता है, क्योंकि परमिएज नहीं रहेगा तो अंदर नहीं आएगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं रहेगा तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो सारे जीन्स का जरूरत है, ठीक है। इन मोस्ट अदर ऑपरेशंस एज वेल द जीन्स प्रेजेंट इन द लैक ऑपरेन आर नीडेड टुगेदर टू फंक्शन इन द सेम वे। अब देखो होता क्या है यहाँ पे बेसिकली, कि आई जीन जो है ना वो हमेशा से क्या करते रहता है? एक रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा, उससे एक रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। अब ये प्रोटीन क्या करेगा? इसके ऑपरेटर साइट पे जाके बाइंड हो जाएगा, ऑपरेटर साइट पे आके बाइंड हो जाएगा। ये ऑपरेटर साइट पे बाइंड होने का कारण क्या है? ये जो इसका प्रोमोटर साइट है ना, इनएक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेट। अब ये इनएक्टिवेट हो गया तो ये तीनों जीन बंद हो जाएगा, और ये तीनों जीन जो है अपना एमआरएनए सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, तो ना ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, ना ही परमिएज बनेगा, ना ही ट्रांसएसिटाइलेज बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि मीडियम में लैक्टोज आ गया, अब क्या होगा? मीडियम में लैक्टोज आ गया, तो लैक्टोज क्या करेगा? लैक्टोज की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है जो कि इससे जाके बाइंड कर रहा था, तो ये लैक्टोज से बाइंड कर जाएगा। अब ये लैक्टोज से जैसे ही बाइंड करेगा इसका स्ट्रक्चरल चेंज हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अगर इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो अब ये ऑपरेटर साइड से बाइंड नहीं कर पाएगा, ऑपरेटर साइड से बाइंड नहीं कर पाएगा तो प्रोमोटर साइड नॉर्मली काम करने लगेगा, और जब काम करने लगेगा तो इससे एक जीन बनाएगा, इससे एक प्रोटीन बनाएगा, इससे एक प्रोटीन बनाएगा, और ये तीनों चीज बनाएंगे और लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा, और बैक्टीरिया लैक्टोज को मेटाबोलाइज करके सर्वाइव करेगा, ठीक है। यही चीज यहाँ पे इतने सारे टेक्स्ट में लिखा हुआ है। रेगुलेशन ऑफ द लैक ओपन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। मतलब क्या है? ये नेगेटिव रेगुलेशन है। ये जो इनहिबिटर है हमेशा ये इन जनरल नॉर्मल मोड में इसको इनहिबिट करके रखता है, ओनली जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तभी एक्टिवेट होता है। तो ऐसा मोड जो परमानेंटली इनएक्टिव रहे और कभी कभी ही एक्टिवेट हो उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव रेगुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। In the preceding sections, you have learned that sequence of bases in the DNA determine the genetic information. In other words, genetic makeup of an organism lies on the DNA sequence. ठीक है, यानी कि जेनेटिक मेकअप कैसा है, क्या चीजें उसमें किस चीज पे डिपेंड करता है? जेनेटिक सीक्वेंस पे डिपेंड करता है, डीएनए के सीक्वेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। These assumptions lead to the quest of finding out the complete DNA sequence of the human genome. With the establishment of genetic engineering techniques, it was possible to isolate and clone any piece of DNA, and the availability of simple and fast technique for determining DNA sequence. यानी कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो हमारे पास डीएनए के सीक्वेंस करने का और उसको कंपेयर करने का टेक्निक डेवलप हुआ। अब इसमें हुआ 1990 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जिसको कहा गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसका मेन उद्देश्य था ह्यूमन के पूरे जीनोम के 3.3 10 की पावर 9 यानी 3.3 बिलियन जो बेस पेयर है सबको लिखना एक लाइन से कि क्या क्या है ह्यूमन में, ठीक है। एचजीपी वाज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट इफ वी सिंपली डिफाइन द एम्स ऑफ प्रोजेक्ट। एम क्या था? 3 × 10 की पावर 9 बेस पेयर था, सबको वो करना था। अगर एक बेस पेयर का सीक्वेंस करने का कॉस्ट $3 हो सिर्फ, तो ही $9 बिलियन लगेगा। सोच रहे हो, अगर एक बेस पेयर का सीक्वेंस करने का $3 मात्र लगे तो ही पूरे जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए कितने लगेंगे? $9 बिलियन। फर्दर, if obtained sequences were to be stored and typed in the form of books, and each page of the book contained 1000 letters and each book contained 1000 pages, then 3300 such books will be required. अब देखो किसमें कितना ATCG है? 3.3 × 10 की पावर 9। तो अगर एक बुक में जिसके एक पेज पे 1000 लेटर हो और उस बुक में 1000 पेज हो, तो वैसे कितने बुक चाहिए हमको? वैसे 3300 बुक जब हमको मिलेंगे तब इतने सारे डेटा को स्टोर किया जाएगा। इसलिए डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना पड़ा 1990s के टाइम पे। नेक्स्ट,
HGP was closely associated with the rapid development of new area in biology. इसको क्या कहा गया? बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी बायोलॉजी के इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, एनालाइज करना, उससे चीजें डिड्यूस करना। ठीक, नेक्स्ट गोल्स ऑफ HGP, ये याद होना चाहिए, बोर्ड में भी तुम्हारे काम आएगा और नीट में भी। आइडेंटिफाई ऑल एक्सप्रेशन, ऑल कितना जीन हमारे अंदर है? 20-25 हजार जीन है, उसको आइडेंटिफाई करना, सीक्वेंस करना पूरा 3 बिलियन बेस पेयर को, इसको स्टोर करना कंप्यूटर्स में, उसका इम्प्रूव करना इस चीज को डेटा एनालिसिस के लिए, और अदर सेक्टर जैसे कि इंडस्ट्री में इसको ट्रांसफर करके इसका लाभ लेना, जैसे फिजिकल सेल एनीमिया है, वहां पे क्या चीज का दिक्कत आ रहा है उसको कैसे ठीक किया जा सके। ठीक है, उसके बाद एथिकल लीगल सोशल इशू ऐसा ही होता है, उसको अराइज करना वो तो एक अलग चीज है, सोशल स्टडीज का चाहिए। ठीक, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज 13 ईयर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय कौन कौन कोऑर्डिनेट किया था? देखो, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये दोनों कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। ठीक है, उसके अलावा इसका इसका और कौन कौन इसको हेल्प किया था? यूके का वेलकम ट्रस्ट, उसके अलावा जापान, फ्रांस और जर्मनी और चाइना। जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना। इंडिया नहीं किया था उसमें, हमारे पास पैसा नहीं था। तो ये याद रखना, यूएस के दो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। यूके का कौन था? वेलकम ट्रस्ट। और जापान, फ्रांस और चाइना, जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना। ठीक है, इन्होंने हेल्प किया था। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003, शुरू का हुआ 1990, कितने साल लगे? 13 साल। Knowledge about the effects of DNA variation among individuals can lead to revolutionary new ways to diagnose, treat and someday prevent thousands of disorders. ठीक है, ये तो सपना था उसको करने का, HGP का। Besides providing clues to understanding the human biology, learning about non-human organism, HGP में क्या क्या? ह्यूमन पे तो स्टडी किया ही गया, लेकिन उससे पहले कुछ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स जिनके छोटे छोटे जीनोम थे ह्यूमन के कंपैरिजन में, उन पे भी किया गया काम। ठीक है, मेनी नॉन ह्यूमन मॉडल जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट, बैक्टीरिया का किया गया, ईस्ट का किया गया, सिनोरैबिडिटिस एलिगेंस जो कि एक फ्री लिविंग नेमाटोड है। कौन सा? नेमाटोड है, इसका क्लास पूछता है कौन है। नेक्स्ट ड्रोसोफिला प्लांट्स, इन सब पे वो किया गया। ठीक है, तो इन सब का डीएनए का सीक्वेंसिंग किया गया, ये सब याद रखना, एग्जांपल पूछ सकता है। मेथडोलॉजी, अब डीएनए सीक्वेंस के लिए क्या क्या मेथड को अपनाया गया? 2 मेजर अप्रोच किया गया। पहला क्या किया गया कि सारे जीन को आइडेंटिफाई करो जो कि एक्सप्रेस होते हैं आरएनए में, और जो नॉन फंक्शनल है उनको छोड़ दो, जिन एक्सप्रेस में होते हैं उनको छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट इसको क्या कहें? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, यानी कि जो जो एक्सप्रेस किया गया उसी पर सीक्वेंस करो और टैग दे देके। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एक और अप्रोच था जो कि ब्लाइंड अप्रोच था, कि सारा जीनोम का सारा सेट, सारा जीनोम में जितना सीक्वेंस एक्सप्रेस हो नहीं एक्सप्रेस हो, जीनोम में जितना भी बेस पेयर है सबको सीक्वेंस में लिख दो। ठीक है, एक दूसरा ये वाला था, इसको क्या कहा गया? सीक्वेंस एनोटेशन। फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड, सबसे पहले सीक्वेंसिंग के लिए क्या किया जाता है? डीएनए, पूरा डीएनए सेल से निकाला जाता है, उसको रैंडम फ्रैगमेंट में कन्वर्ट किया जाता है छोटे छोटे में। किससे? बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर याद करो, कैसे किया जाता है? डीएनए एंजाइम होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज होते हैं, उनसे तोड़ तोड़ के छोटा छोटा में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद उनको क्लोन किया जाता है सुटेबल होस्ट में यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स। द क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट सो दैट सब्सिक्वेंटली इट कुड बी सीक्वेंस्ड विद ईच। ठीक है, द कॉमनली यूज्ड होस्ट, उसको सीक्वेंस करने के लिए और डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा होस्ट यूज किया गया? बैक और यैक। ठीक है, बैक और यैक यूज किया। उसके बाद इस फ्रेगमेंट को सीक्वेंस किया गया ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर, जिसका डेवलपमेंट कौन किया था? फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो शख्स हैं जो कि एक और चीज डिस्कवर किए थे, क्या? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी यही डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट, remember Sanger is also credited for developing method of determination of amino acid sequences in the proteins. These sequences were arranged based on some overlapping regions present in them. ठीक है, this required generation of overlapping fragments for sequencing. Alignment of these sequences were humanly not possible. Alignment of these sequences were humanly not possible. Therefore, specialized computer-based program were developed. ठीक है, कंप्यूटर का प्रोग्राम डेवलप करना पड़ा क्योंकि इसका जो जीन का सीक्वेंस था उसका अलाइनमेंट ह्यूमन से पॉसिबल नहीं हो पा सकता था। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वाज कंप्लीटेड ओनली इन May 2006, यानी कि क्रोमोसोम जो 1 है उसका काम कब खत्म हुआ? 2006 में। ठीक है, और 24 ह्यूमन के क्रोमोसोम, वैसे 23 ही होते हैं लेकिन 24 का किया गया क्योंकि 22 होता है ऑटोसोम्स और एक एक्स और एक वाई, सबको सीक्वेंस किया गया फाइनली।
Another challenging task was assigning genetic and physical maps on the genome. अब जीनोम पे मैप देना जरूरी था कि हाँ इस रीजन में इस चीज का जीन है, जैसे वाई क्रोमोसोम के टिप के पास क्या होता है, SRY जीन होता है जो टेस्टोस्टेरोन फैक्टर प्रोड्यूस करता है, तो वो जीनोम का मैप बनाना जरूरी था, ये भी किया गया। ये कैसे किया गया, इंफॉर्मेशन का यूज करके पॉलीमॉर्फिज्म और रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस पे, ठीक है। और कुछ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस जिसको कहा जाता है माइक्रो सैटेलाइट, जिसके बारे में बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में पता चलेगा और अगले सेक्शन में पता चलेगा। तो इसका यूज करके क्या किया गया, पूरा ह्यूमन जीनोम का मैप बनाया गया। नेक्स्ट, salient features of the human genome. Some of the salient observations drawn from the Human Genome Project are following. Human genome जिसमें कितना बेस पेयर है, 3164.7 मिलियन बेस पेयर, ठीक है। द एवरेज जीन कितना बेस का होता है, 3000 बेस का। बस डिस्ट्रोफिन जो है लार्जेस्ट जीन है, इसमें कितना है, 2.4 मिलियन बेस। द टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट 30,000। टोटल जीन कितना है, 30,000, जो कि बहुत कम है पहले के एस्टिमेट से, जो कि हम लोग एस्टिमेट कितना लगाए थे, 80,000 to 1,40,000 का। ऑलमोस्ट 99% ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल। ऑलमोस्ट कितना होता है, 99.9%, यानी कि 3.3 into 10 की पावर 9, इसमें से 99.9% जो है सेम है, यानी कि 3.3 into 10 की पावर 6 जो है, इतना वेरिएशन ही हो पाता है एक इंडिविजुअल, मतलब दो इंडिविजुअल के बीच में, ठीक है, इतने में से। नेक्स्ट, the function are unknown. The function are unknown for over 50% of the discovered genes. The function are unknown for 50% of the genes. जो एक्सप्रेस्ड जीन हुआ था EST से जो किया गया था, उससे जो एक्सप्रेस्ड जीन था उसका 50% जीन का हमको फंक्शन नहीं पता चल पाया। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स, ठीक है, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स। रिपीटेड सीक्वेंस मेक अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, ठीक है। बहुत लार्ज परसेंट ऑफ द ह्यूमन जीनोम में क्या है, रिपीटेड सीक्वेंस है, ए जी 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 ऐसे टी 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 ऐसे रिपीटेशन है, ठीक है, या फिर 80 80 80 80। तो ये बहुत ही लार्ज परसेंट कंज्यूम करता है हमारे डीएनए का। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, समटाइम्स 100 to 1000 टाइम्स। They are thought to have no direct coding function, but they shed light on chromosome structure, dynamics and evolution. समझ गया? Next, क्रोमोसोम 1 हैज द मोस्ट जीन्स। क्रोमोसोम 1 के पास क्या होता है, सबसे ज्यादा जीन होता है कितना, 2968, और इसका सीक्वेंसिंग सबसे लास्ट में खत्म हुआ है, किसमें, 2006 ईयर में। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन जहां पे एक बेस का डीएनए डिफरेंस होता है, इसको क्या कहता है, एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और इसी से क्या होता है, क्रोमोसोम का लोकेशन पता चलता है, जिससे कि डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस पता चलता है, ह्यूमन के डिजीज हिस्ट्री को ट्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या एप्लीकेशन हो सकता है, deriving meaningful knowledge from the DNA sequence will define the research through coming decades, leading to our understanding of the biological system. This enormous task will require क्या require करेगा, expertise, creativity, ठीक है। One of the greatest impact of the human genome sequence may well be enabling a radically new approach to the biological research, ठीक है, यानी कि अब हो सकता है कि भविष्य में ऐसी दवाएं बने जो डायरेक्ट जीनोम पे आधारित हो कि हाँ इस व्यक्ति का जीन ऐसा है, इस पे ये दवा जल्दी एक्ट करेगी, ठीक है, उस तरह से दवाएं बनने लगे। With whole genome sequences and new high throughput technology, we can approach questions systematically and do a much more broader scale, ठीक। They can study all the genes in the genome, for example, the transcripts from particular tissue and of organ or tumor, and how tens of thousands of genes and proteins work together in interconnected network to outreach the chemistry of life, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं कि नए बच्चे पढ़ सकते हैं कि कैसे जीन्स आपस में रिलेटेड हैं, कैसे ऑर्गन्स के फंक्शन होते हैं, ट्यूमर्स कैसे बन रहे हैं, सारे जीन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड, इसके बारे में पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। As stated in the preceding section, 99.9% of the base sequence among the humans is same. यानी कि 3.2 के बाद 9 में से कितना है डिफरेंस, 3 की पावर 6, ठीक है, एक सेकंड में 2 मिनट में आ रहा है। It is these differences in the sequence of DNA which make every individual unique in their phenotypic appearance, ठीक है, ये जो differences है उसी के कारण सब लोग अलग अलग दिखते हैं। If one aims to find about the genetic differences between two individuals or among the individuals of a population, there तो क्या होगा, वो बहुत ही बड़ा डॉन्टिंग और एक्सपेंसिव टास्क है। इमेजिन करो 3 × 10 की पावर 3 लाख जो है बेस पेयर को कंपेयर कर रहे हो, क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि 3 लाख डिफरेंस है,
वो भी 3 बिलियन में 3 लाख खोज रहे हो, सोच रहे हो तुम 3 बिलियन में सिर्फ 3 लाख डिफरेंस खोज रहे हो, कितना मुश्किल बात है। तो इसके लिए क्या किया गया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिससे कि बहुत छोटा और बहुत ही सस्ता जो होता है वो तरीका मिल गया हमको 2 लोगों के डीएनए को कंपेयर करने का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजंस इन डीएनए सीक्वेंस, जिसको क्या कहा जाता है रेपिटेटिव डीएनए। रेपिटेटिव डीएनए है वो कोई जीन के लिए कोड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई चीज जीन के लिए कोड कर रहा है उसमें डिफरेंस आ जाए तो क्या होगा, तो उस व्यक्ति में वो जीन नहीं बनेगा, उसका प्रोटीन नहीं बनेगा, हो सकता है उसके लाइफ पे पाथवे का वो जीन हो, तो वो मर सकता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर रेपिटेटिव सीक्वेंस ऑफ रिडंडेंट डीएनए है जिसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, वो रिपीटेटिव है, तो उसका कोई चीज काम नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या है, उसका डिफरेंस होगा, तो वो उससे कोई व्यक्ति के लाइफ पे थ्रेट नहीं पड़ेगा, वो क्या हो, वो डीएनए उसके बच्चे में भी जाएगा डीएनए, और ऐसे करके ट्रांसफर भी होता रहेगा, फिर बच्चे में भी कुछ डिफरेंसेस आएंगी, कुछ म्यूटेशंस होंगे, और वो म्यूटेशन चूंकि नॉन कोडिंग रीजन्स में है, नॉन ट्रांसलेटर रीजन्स में, तो उससे उसके सर्वाइवल पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे उसका वो पता चल जाएगा कि हाँ इसी का ये प्रोजेनी है, इसके लीनिएज में है, या फिर ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे होगा, ऐसे काम करता है, ठीक। नेक्स्ट, these repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as different peaks during density gradient centrifugation। समझ गए कैसे सेपरेट होता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से। द बल्क डीएनए फॉर्म्स मेजर पीक एंड अदर स्मॉल पीक्स आर रेफर्ड टू एज सैटेलाइट डीएनए। छोटे पीक को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन, जो कि 80 रिच हो सकता है या फिर जीसी रिच हो सकता है, length of segment and number of repetitive units, the satellite DNA is classified into many categories, जो कि हमारे स्कोप से बाहर गए जैसे, ठीक है। नेक्स्ट, द डीएनए सीक्वेंस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। डीएनए का सीक्वेंस क्या करता है, नॉर्मली जो ये सीक्वेंस है रेपिटेड वाले कोई प्रोटीन का नहीं कर सकता, लेकिन डीएनए का बहुत ही बड़ा पोर्शन बनाता है ये। These sequences show a high degree of polymorphism and form the basis of DNA for fingerprinting। अब क्यों दिखाता है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि म्यूटेशन हुआ, अब हजारों ह्यूमन के हजारों जनरेशन हो चुके हैं, अब यहाँ पे इसमें म्यूटेशन हुआ, वो सर्वाइवल के लिए ना कोई एडवांटेज दिया ना डिसएडवांटेज दिया, और चुपचाप पास हो गया प्रोजेनी में। ऐसे करते करते डिफरेंट इंडिविजुअल्स में ओवर द जनरेशन बहुत सारे म्यूटेशंस एक्यूमुलेट हो चुके हैं ऐसे रीजन्स में, ठीक है। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू from individual so the same degree of polymorphism, they become very useful identification for forensic application। Further, as polymorphisms are inheritable from parents to children, वो बता दिए कैसे होता है। DNA fingerprinting form the basis of paternity testing in case of dispute। समझ गए। Next, as polymorphism in DNA sequence is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting, it is essential that we understand what DNA polymorphism means in simple terms। अब ये हम लोग बात करेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, किसके कारण होता है, म्यूटेशंस के कारण। रिकॉल डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन एंड देयर इफेक्ट, यू हैव ऑलरेडी चैप्टर 40 के, तो अलग बात है। न्यू म्यूटेशंस में अराइज इन इंडिविजुअल आइदर इन सोमैटिक सेल्स या फिर जर्म सेल्स, ठीक है। अगर वो म्यूटेशन जर्म सेल में हुआ और वो म्यूटेशन के कारण उसका जो है सर्वाइवल अगर इफेक्ट नहीं हुआ या फिर बच्चे पैदा करने की क्षमता इफेक्ट नहीं हुई, तो वो अपने अगले जनरेशन तक जाएगा, अगले जनरेशन जाएगा कैसे, रिप्रोडक्शन के थ्रू। एलिक sequence variation has traditionally been described as DNA polymorphism if more than one variant at a locus occurs in human population with a frequency of greater than, ये याद कर लेना, ठीक है। ये डेफिनेशन मतलब बेसिकली क्या चाह रहा है कि जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसका ये प्रूफ दे रहा है कि जो एलिनिक वेरिएशन होता है, जैसे कि अगर वेरिएशन नहीं होता, सभी ह्यूमंस का हाइट सेम नहीं होता, कलर सेम नहीं होता, ठीक है, या फिर 2 ही एलील होते हैं, या लॉन्ग या शॉर्ट, लेकिन नहीं, हमारे में तो बहुत सारे एलील होते हैं ना, हाइट का या कलर का, डिफरेंट शेड्स हैं। तो एक ही जीन के अलग अलग एलील होते हैं, कैसे एलील अलग अलग बने हैं, म्यूटेशन के कारण बने हैं। और ठीक, in simple terms, if an inheritable mutation is observed in a population at high frequency, it is referred to as DNA polymorphism। यानी कि एक इनहेरिटेबल म्यूटेशन जो कि एक पॉपुलेशन में बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। The probability of such variation can be observed in non-coding DNA sequences will be much higher, as mutations in these sequences may not have any immediate effect in an individual's reproductive ability। ठीक है, probability of such variation non-coding DNA में क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इससे reproductive ability एक इंडिविजुअल का इम्पैक्ट नहीं होता है। These mutation keep on accumulating generation by generation। ठीक है, ये जो हमारा वेरिएशन है वो जनरेशन बाय जनरेशन एक्यूमुलेट होते जाता है, ठीक है।
और फॉर्म करता है बेसिस ऑफ द डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, उसके बाद क्या है, देयर इज वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज टू बहुत लार्ज स्केल चेंज और इवोल्यूशन एंड speciation such polymorphisms play very important role and you will study these details in higher classes। उसके अलावा क्या बात कर रहा है यहाँ पे, the technique of DNA fingerprinting was initially developed by Alex Jeffrey। इसके द्वारा Alex Jeffrey, he used satellite DNA as a probe to show a very high degree of polymorphism। it was called as variable number of tandem repeats। ठीक है, variable number of tandem repeats। the technique as used earlier involved southern blot। ठीक है, साउदर्न ब्लॉट किया गया। उसके साउदर्न ब्लॉट में क्या होता है, डीएनए का हाइब्रिडेशन होता है बेसिकली। ठीक है, with radio level VNTRs are probes। it included isolation of DNA। क्या क्या स्टेप था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो एलेक्स जेफरी डेवलप किया। ऐसा जो है डीएनए को आइसोलेट किया गया, उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ा गया आरई के द्वारा। उसके अलावा डीएनए का फ्रेगमेंट को सेपरेट किया गया, कैसे, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। उसके बाद ट्रांसफॉर्म किया गया डीएनए फ्रेगमेंट्स को सिंथेटिक मेम्ब्रेन जैसे कि नाइट्रोसेलुलोज या फिर नायलॉन पे। ठीक है, ट्रांसफर करने के बाद क्या किया, उसका पहले से VNTR प्रोब बनाया गया कि हाँ ये डीएनए ऐसा है तो ये इससे मिलता जुलता कोई है, अगर है तो वहां पे रेडियो एक्टिव प्रोब से अटैच हो जाएगा, वो रेडियो एक्टिविटी में फ्लोरोसेंट शो करेगा, पता चलेगा हाँ ये वाला प्रेजेंट है। एंड डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिड डीएनए फ्रेगमेंट्स यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक, The VNTR belongs to a class of satellite DNA जिसको क्या कहा जाता है, मिनी सैटेलाइट। VNTR कहाँ के होते हैं, मिनी सैटेलाइट रीजन के होते हैं। ठीक है, A small DNA sequence is arranged randomly in many copy number। एक स्मॉल डीएनए सीक्वेंस जो है वो बार बार रिपीट होता है। टैंडम मतलब होता है रिपीटेटिव। ठीक है, बहुत सारे कॉपी नंबर में होता है। The copy number varies from chromosome to chromosome in an individual। The number of repeats show a very high degree of polymorphism। यानी कि कितनी बार रिपीट करेगा वो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। जैसे 80 किसी में 5000 बार कर रहा है, किसी में 15000 बार कर रहा है, किसी में 753 बार कर रहा है, अलग अलग है। ठीक है, एज ए रिजल्ट द साइज ऑफ VNTR वेरीज इन साइज फ्रॉम 0.1 to 20 किलोबेस पेयर। यानी कि 100 बार रिपीट करने से लेके 20,000 बार रिपीट, ऐसे ऐसे इतना बड़ा वेरिएशन होता है अलग अलग। कॉन्सिक्वेंटली साइज ऑफ Consequently, after hybridization with VNTR probe, the outer radiogram gives many bands of different sizes। देता है। These bands give characteristic pattern for an individual DNA। अब ये एक अलग अलग इंडिविजुअल के डीएनए के लिए बैंड का पैटर्न अलग अलग होता है। It differs from individual to individual in a population except in the case of monozygotic twin। ठीक है, अब जो ये डीएनए का वेरिएशन है वो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। The sensitivity of the technique has been increased by using polymerase chain reaction। सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाया गया, PCR करके, तो बहुत सारी कॉपीज हो गई तो बहुत बड़े स्केल पे चेक कर सकते हैं। Consequently, the DNA from a single cell is enough to perform DNA fingerprinting analysis। ठीक, next, in addition to the application in forensic science, it has much wider application जैसे कि determining population and genetic diversity। Currently many different probes are used to generate DNA fingerprint। ठीक है, अब देखो ये कैसे होता है, जैसे कि पैटर्नल क्रोमोसोम है, मैटरनल क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 7 का, क्रोमोसोम 2 का, क्रोमोसोम 16 का। ठीक है, दो इंडिविजुअल का डीएनए लिया गया, ठीक है, और एक पैटर्नल लिया गया, तो उसको देखो जैसे कि कंपेयर किया गया, तो इसका डीएनए ए वाले का ऐसे आ गया, बी वाले का जो है ऐसे आ गया, उसके पेरेंट्स का डीएनए ऐसा है। तो क्या कर रहा है कि इसके पेरेंट के डीएनए के साथ जो सी वाले का डीएनए के साथ बी वाले का मैच करे, यानी बी उसका बच्चा है। ठीक है, ऐसे करके वो किया जाता है। चलो एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। ग्रुप द फॉलोइंग एज नाइट्रोजनस बेसेस एंड न्यूक्लियोसाइड्स। ग्रुप द फॉलोइंग एज नाइट्रोजनस बेसेस एंड न्यूक्लियोसाइड्स। इनमें से कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस है और कौन सा न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस कौन सा है इसमें, नाइट्रोजनस बेस कौन कौन सा, एडेनिन और साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये चार होता है, तो ये दोनों नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, और यूरासिल भी नाइट्रोजनस बेस है। उसके बाद नाइट्रोजनस वो कौन सा है, इस न्यूक्लियोसाइड्स कौन सा है, दो है, साइटिडिन, गुआनोसिन। तो एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडिन, यूरिडिन और थाइमिडिन, ये 5 हमारे न्यूक्लियोसाइड होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इफ ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 20% साइटोसिन है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एडेनिन। अब देखो, अब जो डीएनए में क्या होता है कि ए बराबर टी और जी बराबर सी होता है। अब 20% साइटोसिन है तो 20% गुआनिन होगा, तो 20 साइटोसिन हो गया, 20 गुआनिन हो गया।
40% खत्म, बचा 60%। 60% में क्या होगा, 30% ए होगा, 30% टी होगा। तो एडेनिन में से कितना हो गया, 30% बन गया, खत्म। नेक्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ वन डीएनए स्ट्रैंड ऐसे होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा, इसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लिख दो, 3 टी ए सी जी टी ए सी जी टी ए सी जी टी ए सी जी, लिखते जाओ लिखते जाओ, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, नेक्स्ट, if the DNA sequence of coding strand in a transcription unit is written as follows, write down the sequence of mRNA। अब देखो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया हुआ है, 5' to 3' वाले का दिया हुआ है, देख एक ऐसे है, एक 3' to 5' है, एक 5' to 3' है। और हमेशा कोडिंग कैसे होता है, ये कोडिंग स्टैंड है तो ये टेम्पलेट स्टैंड होगा, और इससे mRNA बनेगा, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा आरएनए, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट्री तो ये भी है, यानी इसका जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस mRNA में होगा, बस टी को यू से रिप्लेस कर दो। तो mRNA का क्या हुआ सीक्वेंस, AUGC AUGC AUGC, ठीक है, समझ गए, खत्म। Which property of the DNA double helix led Watson and Crick to hypothesize semi-conservative mode of DNA regulation? ठीक है, तो क्या था, कौन सा प्रॉपर्टी था, कौन सा प्रॉपर्टी था, दिया हुआ है कि जो एंटी पैरेलल वाला जो प्रॉपर्टी था, क्या था, क्या बोला था वाटसन की, जो एंटी पैरेलल है एंड कॉम्प्लीमेंटैरिटी जो है वो उसको इमीडिएटली प्रपोज कर दिया कि कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता होगा, कि एक ये स्टैंड है, एक ये स्टैंड है, दोनों स्टैंड अलग हो जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, और इस पे एक नया स्टैंड सिंथेसाइज होगा, इस पे एक नया स्टैंड सिंथेसाइज होगा। तो क्या है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी एंड एंटी पैरेलल एंड बेस पेयरिंग जो है वो बेसिकली क्या किया, वाटसन एंड क्रिक को हाइपोथेसाइज करने के लिए प्रेरित किया डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक है, अब कैसे किया, तो वही लिख, उसमें कहानी बना के लिख देना है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द डीएनए व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट्री इन व्हिच ए बाइंड्स विद टी थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड जी इज अपोजिट टू द सी विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड सिमिलरली देयरफॉर दिस सजेस्टेड करके लिख देना। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द केमिकल नेचर ऑफ द टेम्पलेट एंड द नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इट, लिस्ट ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले क्या क्या हो सकता है हमारे पास, क्या क्या हो सकता है, पहला डीएनए से डीएनए बनेगा, इस एंजाइम को क्या कहेंगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा, डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तीसरा, आरएनए से डीएनए बनेगा, आरएनए से डीएनए बनेगा, जैसे वायरस में बनता है, रिट्रोवायरस में, तो क्या होगा ये, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए बना रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए, इसको क्या बोलता है, इसी एंजाइम का नाम दूसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और चौथा क्या होगा, जब आरएनए से आरएनए बनता है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, नेक्स्ट, how did Hershey and Chase differentiate between DNA and protein in their experiment while probing DNA is genetic material? Hershey and Chase क्या किए थे, कैसे किए थे एक्सपेरिमेंट, उन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फास्फोरस। फास्फोरस जो डीएनए में तो होता है पर प्रोटीन में नहीं होता है, सल्फर प्रोटीन में तो होता है, सिस्टीन मिथ्योनिन ऐसे प्रोटीन में, पर डीएनए में नहीं होता है। तो रेडियो एक्टिव का यूज किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो पाया कि जिस वायरस में जो वायरस इन्फेक्टेड है, जो वायरस इन्फेक्ट हो जा रहा है, उसमें क्या पाया जा रहा है कि अगर इन्फेक्ट, एक हमारे पास एक वायरस है, दो टाइप के वायरस, एक वायरस जो जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है, एक वायरस जिसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस है, दोनों अलग अलग बैक्टीरिया को ऐसे इन्फेक्ट हुआ है। तो बैक्टीरिया को जब चेक किया गया इन्फेक्शन के बाद, तो पाया गया बैक्टीरिया में अगर फास्फोरस है रेडियो एक्टिव, लेकिन जो इससे इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है उसमें कभी भी रेडियो एक्टिव सल्फर आ ही नहीं रहा है, यानी कि प्रोटीन जा ही नहीं रहा है, प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन करवा नहीं रहा है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ऐसे करके मार्था एंड चेज ने वो करवाया था, प्रूफ किया था। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, रिपीटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है,
रिपीटेटिव डीएनए जो होता है वो बार बार रिपीटेशन में होता है, लेकिन सैटेलाइट डीएनए क्या होता है कि डिफरेंट पीक बनाता है डेंसिटी सर्टिफिकेशन के थ्रू। ये क्या होता है कि हमेशा नॉन कोडिंग होता है, लेकिन ये क्या हो सकता है कभी कभी कोडिंग भी हो सकता है। ठीक है, ये दो डिफरेंस है। एमआरएनए एंड टीआरएनए। एमआरएनए क्या होता है? एमआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए प्रोटीन को कोड करता है, ये क्या करता है अमीनो एसिड को लाता है। इसके में कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होती है, इसके में कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, उसके अलावा ये अमीनो एसिड से बाइंड नहीं करता है, ये अमीनो एसिड से बाइंड करता है। ठीक है, ये अडेप्टर मॉलिक्यूल नहीं है, ये सिर्फ एक ही टाइप के उससे बाइंड कर सकता है। ये अडेप्टर मॉलिक्यूल है, यानी अमीनो एसिड से बाइंड कर सकता है और एमआरएनए से भी। टेम्पलेट स्टैंड एंड कोडिंग स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड का डायरेक्शन क्या होता है? 3' to 5'। कोडिंग स्टैंड का क्या होता है? 5' to 3'। टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री टू द एमआरएनए प्रोड्यूस होता है। इसका क्या होता है? सीक्वेंस सेम एज एमआरएनए प्रोड्यूस एक्सेप्ट टी इज रिप्लेस्ड बाय यू। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि ये इसका सीक्वेंस का डायरेक्शन जो होता है सेम होता है, ट्रांसलेशन का डायरेक्शन नहीं, अपोजिट होता है ट्रांसलेशन के डायरेक्शन से, और इसका सीक्वेंस का डायरेक्शन सेम होता है ट्रांसलेशन के डायरेक्शन से। 9. लिस्ट 2 एसेंशियल रोल्स ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। राइबोसोम का 2 रोल। पहला क्या होता है राइबोसोम का रोल? एमआरएनए को सरफेस देता है। कौन? उसका स्मॉलर सब यूनिट, जिसमें कि एमआरएनए घुस के इनिशिएट कर सके ट्रांसलेशन का प्रोसेस। दूसरा कि लार्जर सब यूनिट जो होता है उसका, लार्जर सब यूनिट, उसके पास 2 साइट होता है, ए साइट, पी साइट। अब ए साइट और पी साइट क्या होता है कि बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होता है, और यहाँ पे जब भी कोई अमीनो एसिड चार्ज्ड एक्टिवेटेड टीआरएनए आता है तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और इसी के पास कैटालिटिक एक्टिविटी भी होती है। ये दोनों का प्रॉपर्टी हो गया। In the medium where E. coli is growing lactose vagina, which induced lack of operon, then why does not lack of operon shut down sometime after? Why does lack of operon shut down after some time addition of the lactose in the medium? देखो, लैक ऑपरॉन क्या होता है कि एक निगेटिवली कंट्रोल्ड क्या है? ऑपरॉन है। तो जब तक मीडियम में लैक्टोज है, वो क्या कर रहा है? उसको देखे थे ना अभी लैक ऑपरॉन का मॉडल। ठीक है, ऐसे एक रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा था जो कि जाके प्रोमोटर रीजन पे, ये रिप्रेसर प्रोटीन इसके यहाँ से बन के ये ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड कर जा रहा था प्रोटीन और स्विच ऑफ कर दे रहा था, लेकिन लैक्टोज आ गया तो लैक्टोज इससे बाइंड करके इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जिससे ये इससे यहाँ बाइंड नहीं कर पाया और यहाँ से एमआरएनए का सिंथेसिस हो गया। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा कि सारा लैक्टोज कंज्यूम हो जाएगा। जब सारा लैक्टोज कंज्यूम हो जाएगा तो लैक्टोज खत्म, तो इसमें बाइंड होना खत्म, तो ये फिर से जो नया रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा वो जाके इसको बंद कर देगा, इसलिए कुछ समय के बाद बंद हो जाता है। एक्सप्लेन इन 1 or 2 लाइन्स द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। प्रोमोटर क्या होता है? डीएनए पे सीक्वेंस होता है। हाँ ठीक है, डीएनए पे एक सीक्वेंस होता है which starts the initiation after binding to the initiation factor या फिर सिग्मा फैक्टर। ठीक है, उसको कहा जाता है प्रोमोटर। टीआरएनए क्या होता है? टीआरएनए इज ए टाइप ऑफ आरएनए जो कि एडाप्टर होता है। इट हैज द एबिलिटी टू बाइंड विद द अमीनो एसिड एज वेल एज एमआरएनए। इट हैज एंटीकोडॉन लूप एंड ये क्या करता है? रीड करता है कोड को और एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड को लाके बाइंड करवा के पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाता है। एक्सॉन क्या होता है? एक इमेच्योर एचएनआरएनए में कुछ रीजन्स होते हैं जो कि आगे चल के प्रोटीन में एक्सप्रेस होते हैं और कुछ रीजन एक्सप्रेस नहीं होते हैं। जो रीजन एक्सप्रेस होते हैं उसको एक्सप्रेस सीक्वेंस या फिर एक्सॉन्स कहा जाता है। ठीक, व्हाई इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट? क्यों था? क्योंकि पहली बात कि इसमें बहुत बड़ा काम था, 3.3 बिलियन बेस पेयर को सीक्वेंस करना। दूसरा, इसमें नए डिपार्टमेंट्स जैसे कि इंफॉर्मेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स का यूज हुआ। तीसरा, कि जो इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन जनरेट हुआ जिसको एनालाइज ह्यूमनली करना पॉसिबल नहीं था, उसके लिए कंप्यूटर का यूज करना पड़ा। उसके अलावा बहुत सारे इसमें एक्सपेंस बहुत ज्यादा लगा था। ठीक है, $9 बिलियन के आसपास लगा था। और पांचवा, इसमें बहुत सारे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएस का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, जापान, इनको साथ में काम करना पड़ा था। इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था, इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है।
What is DNA fingerprinting? Mention its application. DNA fingerprinting is a technique through which the DNA of two individuals are compared. ठीक है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं? पहला आइसोलेशन ऑफ द डीएनए, ठीक है, और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन लगे से उसको कट करते हैं, इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, उसके बाद उसको नाइलॉन पे या फिर नाइट्रोसेलुलोज पे ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद उसको VNTR से प्रोबिंग करवाते हैं एंड देन उसको एनालाइज करते हैं। इसका यूज कहाँ पे है? पहला फॉरेंसिक में क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, दूसरा हमारा है पैटर्निटी टेस्टिंग, ठीक है। ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग: ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रांसलेशन, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। चलो बताते हैं क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय विच क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। उसका इसके बारे में लिख देना है कि इस प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या होता है। 3 स्टेप होता है: इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन कब होगा? इनिशिएशन तब होगा जब सिग्मा फैक्टर बाइंड करेगा प्रोमोटर रीजन से। इलोंगेशन क्या होगा? जब आरएनए पॉलीमरेज का इंटरेस्टिंग काम ही होता है इलोंगेशन करवाना, और जब रो फैक्टर ज्वाइन करेगा स्टॉप कोडन के पास जाके, ठीक है, तो क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। तो ये सारी चीजें लिख देनी हो जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स में जब एक रिपीटेटिव सीक्वेंस आए और उसका फ्रीक्वेंसी एक 0.01 से ज्यादा हो एक पॉपुलेशन में, उसको क्या कहा जाता है? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या होता है? प्रोसेस थ्रू विच एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। इसके लिए क्या होता है कि टीआरएनए होता है और राइबोसोम होता है और फिर इनमें प्रोसेस होता है। सब 4 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। दूसरा प्रोसेस इनिशिएशन। इनिशिएशन कैसे होता है? जब AUG से इनकाउंटर करता है कौन? हमारा स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। उसके बाद इलोंगेशन होता है। कैसे होता है इलोंगेशन? लार्ज सब यूनिट आके उस पर अटैच करता है, ठीक है। उसके यहाँ पे A और P साइट होता है, वहाँ पे दोनों चार्ज टीआरएनए आता है, फिर जेनेटिकली फेवर करता है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, इलोंगेट होते जाता है। लास्ट में स्टॉप कोडन आता है और उससे स्टॉप वाला टीआरएनए जाता है और लास्ट में हमारा अमीनो एसिड बन जाता है। नेक्स्ट, बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है? बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है? कंप्यूटेशनल मेथड है जो कि डेवलप किया गया है। किसके लिए कंप्यूटेशनल मेथड किसके लिए डेवलप किया गया है? एनालिसिस और हैंडलिंग ऑफ द डेटा गिवन आउट बाय द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हम लोगों ने कंप्लीट किया है चैप्टर जेनेटिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस। बहुत ही बड़ा चैप्टर था, इसको इसलिए करने में 2 दिन लग गया। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।